या चलो आज की क्लास तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कहाँ चला गया? अरे तेरी तो क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? x वेरीज एज mth पावर ऑफ y, mth पावर ऑफ y, y वेरीज एज nth पावर ऑफ z एंड x वेरीज एज pth पावर ऑफ z। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। अब ये क्वेश्चन कुछ दिखा दिखा सही लग रहा है मुझे, तो क्या करोगे इसमें बताओ। तुमको रिलेशन दिया है पी एम एन के बीच में फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसके हिसाब से p हो गया m प्लस एन, दूसरा ऑप्शन है p इज इक्वल्स टू m माइनस एन, तीसरा ऑप्शन है p इज इक्वल्स टू एम एन, और चौथा ऑप्शन है p इज इक्वल्स टू m बाई एन। तो बताओ इसमें क्या करने वाले हो, किस तरह से अप्रोच करें जिससे कि हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप चाहिए, जैसे पीछे से स्टार्ट कर दो। तुम्हारा यहाँ पे ध्यान से देखो, x प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर ऑफ p है, तो यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में डाल दूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में भी किया था, तो x प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर ऑफ p है, तो यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालूँ तो वो x टू द पावर ऑफ 1 बाई पी हो जाएगा। जैसे ये है ना, तो z की वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर ऑफ 1 बाई पी। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर इसको पुट करते हैं तो यहाँ से निकल के आया y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर ऑफ n बाई पी। अब ये जो y की वैल्यू आई है उसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x प्रोपोर्शनल टू y की वैल्यू अगर वहाँ पे डालते हैं तो वो हो जाएगा x टू द पावर ऑफ एम एन बाई पी। अब दोनों साइड को कंपेयर कर लो, यहाँ 1 है, यहाँ पे एम एन बाई पी है, तो एम एन बाई पी इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल्स टू एम एन। सी ऑप्शन आया कुछ समझ में? ऐसा हमने क्वेश्चंस किए थे पहले नंबर सिस्टम के अंदर में। लिख सकते हैं, लेकिन के का करोगे क्या? बाद में वो वैसे भी हट ही जाएगा ना, वहाँ से लगाना तो चाहिए, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि मुझे लगा वो के हट जाएगा बाद में, इसलिए नहीं लगाया। हाँ 18th वो मैं बता देता हूँ। वो 18 तो ऐसी बात, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन हो ऐसे ही जाएगा। इसमें तुमको दिया हुआ है कि y जो है वो वेरी करता है एज द सम ऑफ 3 क्वांटिटीज़, तो उस 3 क्वांटिटीज़ को तुम ले लो a b एंड c, और उसमें से जो फर्स्ट क्वांटिटी है a दैट वेरीज एज x, दूसरा क्वांटिटी है b दैट वेरीज एज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा क्वांटिटी है c दैट वेरीज एज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों से तुम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो। जैसे यहाँ से निकालो तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू के वन एक्स, यहाँ से बन जाएगा b इज इक्वल्स टू के टू इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बन जाएगा c इज इक्वल्स टू के थ्री इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको उठा के यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ से आया था, और वहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटा के वहाँ पे लिख दो k। तो a के जगह तुम लिखेगा के वन एक्स, फिर k मल्टीप्लाइड विथ b की जगह लिखेगा k2 मल्टीप्लाइड विथ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर c की जगह लिखेगा k इंटू के थ्री मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहले तो ये देख लो इतना समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं थोड़ा सा रफली बता दूंगा तब भी समझ में आ जाएगा। ये जो चीज़ मैंने किया है ये समझ में आया, k किस तरह से सबके आगे आके लग गया, क्योंकि बी सी तो अपनी जगह में आ गए हैं, सिर्फ ए बी सी अपनी अपनी जगह में सिर्फ प्लेस हो गए हैं, बट ये जो के आया है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को कैसे आया होगा? वो चीज़ समझ में आई, वो स्टेप समझ में आया। जैसे ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो उसके लिए एक कांस्टेंट किया आएगा, तो उसको मैंने अटैच कर दिया है सबके साथ में, ये किया है मैंने वहाँ पे। अब तुम इसमें से x वाले जितने भी कोफिशिएंट हैं उनको एक साथ कर लो। जैसे अगर मैं देखूँ तो x वाला कोफिशिएंट यहाँ से एक आ रहा है के वन, और यहाँ से एक आ रहा है माइनस के टू। तो अगर मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले लूँ और k को भी कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाता है के वन माइनस के टू। अब ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है उसको ध्यान से देखना, उसने क्या किया है कि x के कोफिशिएंट के जगह में यहाँ पे एक कैपिटल k छोड़ा हुआ है, तो तुम सोचो कि तुमने इसको रिप्लेस कर दिया है कैपिटल k से, तो के एक्स हो गया। अब उसी तरह से
एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को पकड़ना स्टार्ट कर दो। अब जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर तुम पकड़ोगे तो वो तुमको क्या देगा मैं दिखाता हूँ। एक तो यहाँ फर्स्ट वाले में से मिलेगा k2 और दूसरा मिलेगा -k3। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जिसको उसने वहाँ पे क्या किया है, एल से रिमूव कर दिया, मतलब इसको तुमने रिप्लेस कर दिया एल से। तो यहाँ पे लिखेंगे एल एक्स स्क्वायर। तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज एल, तो एल इज नथिंग बट k2 -k3। और फिर लास्ट में एक्स क्यूब वाला जो टर्म है, तो एक्स क्यूब वाला टर्म तो k3 एक्स क्यूब है, उसको उसने रिप्लेस कर दिया है m से। तो m यहाँ पे लिख दिए एक्स क्यूब के साथ में, और k3 कहाँ चला गया, वो रिप्लेस हो गया m से। तो वो तुमको मिलेगा बी ऑप्शन में। उसने वहाँ पे लिखा हुआ है KLM, उसने मेरे ख्याल से m को छोटा कर दिया, बट उसको m एक्स क्यूब कैपिटल M कर देना, क्योंकि वहाँ साइड में जो KLM और कॉन्स्टेंट्स लिखा है तो वहाँ पे कैपिटल M है, तो उसको कर लेना। और वहाँ पे n क्यूब उसने गलती से लिख दिया, वो एक्स क्यूब होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को इतना ही समझो, क्योंकि इससे ज़्यादा समझ जाओगे तो वो थोड़ा सा लेंथी पहले से ही है, तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे हम लोग, उतना ही समझ के ख़त्म कर देंगे। आया समझ में कुछ, वैसे जितना मैंने बोला उसको समझ पाए? हाँ चलो, और बताओ कौन सा है। यस, और बताओ, और कोई क्वेश्चन? नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, वी कैन प्रोसीड फर्दर, क्योंकि हम लोगों ने आज क्या डिसाइड किया था, रेशियो में हम लोगों ने क्या करना है अभी। इसका हमने कर तो लिया है, लेकिन इसमें मैंने बोला था कुछ और करवाना है। मैंने ये टॉपिक तो शायद हमने वाइंड अप कर दिया था ना, रेशियो वाला पार्ट हमने वाइंड अप किया था या नहीं किया था, मुझे एक बार याद कर। रेशियो को मैंने बोला था ना कि एक बार असाइनमेंट बना लेना, उसके बाद ही मैं उसको वाइंड अप करूँगा। तो असाइनमेंट में और कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर एवरेज चैप्टर। एवरेज में मैंने थोड़ा सा काम और करवाना है, उसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से और करने हैं, प्लस बैट्समैन एवरेज और बॉलर्स एवरेज पे भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब जाके वो खत्म होगा। तो रेशियो में एक बार देख लो अच्छी तरह से, असाइनमेंट बुकलेट के जो 42 क्वेश्चंस हैं उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। उसमें जितने टाइप के होते हैं वो हमने कर लिए हैं, बाकी जो पेपर्स होते जाएंगे तो उसके थ्रू हम लोग को और एक्सपोजर मिलेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इज इट ओके? कोई डाउट तो नहीं है? और कोई वीडियो फंबल तो नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तुम लोग को? मतलब मेरी आवाज़ में ठीक ठाक चल रहा है या थोड़ा सा रुक रुक? हाँ वो कर लेना, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि कोई आवाज़ आने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई साउंड का दिक्कत तो नहीं आ रहा? सब ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो ये वीडियो है ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो वीडियो है ना वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, वो शायद पीछे बैकग्राउंड लेना सही नहीं समझ रहा गड़बड़ कर दे रहा है थोड़ा बीच बीच में। क्या करूँ, बैकग्राउंड हटा दूँ क्या? हाँ वही बात है, नौटंकी करने से अच्छा है हटा दूँ। अरे स्टॉप हो जा रहा है वीडियो भाई साहब क्या बोल रहा है फालतू वाला। बैकग्राउंड को मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो ना गड़बड़ कर देगा। देखता हूँ, एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि वो बैकग्राउंड जो है वो हैम्पर कर रहा है। वो अच्छा लग तो रहा है, मुझे अच्छा फील दे रहा है, लेकिन वो बीच बीच में वीडियो को स्टॉप कर दे रहा है। चलो ठीक है, ओके नहीं। तो आज की क्लास में हम लोग जब एवरेज वाले पार्ट में जाएंगे तो विल स्टार्ट विथ बैट्समैन्स एवरेज। देखो क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे मेरे ख्याल से, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, क्रिकेट के बारे में मतलब इंटरेस्ट सबको है, थोड़ा बहुत देखा भी होगा किसी ने। ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं होगा कि किसी को नहीं मतलब विकेट क्या होता है, बॉलर क्या होता है, बैट्समैन क्या होता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चंस करना है इसके ऊपर में कि बैट्समैन का एवरेज कैसे निकालते हैं, उसमें किस तरह की क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, बैट्समैन्स एवरेज एक्स बार से डिनोट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन अपॉन टोटल इनिंग्स प्लेड। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैचेस और इनिंग्स में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस क्या होता है ये हर वो बच्चा बता देगा जिसने क्रिकेट देखा है कभी ज़िंदगी में। क्योंकि मैचेस का मतलब हुआ कि एक ऐसा मैच जिसमें तुम खेले थे हो, लेकिन इनिंग्स का मतलब है कि तुमने खेला भी है और उसमें तुमको बैटिंग करने का मौका भी मिला। क्योंकि अगर मैं इनिंग्स ना लिख के मैचेस लिख दूँ फॉर्मूला के अंदर में, फिर तो तुम्हारा हर एवरेज जो है वो गंदा होते जाएगा उन प्लेयर्स के लिए जो नीचे की तरफ आते हैं। जैसे 4 डाउन 5 डाउन में जो बैट्समैन आते हैं उनका फिर एवरेज बहुत गंदा होने लगेगा, क्योंकि होता क्या है कई बार जब स्मॉल टारगेट को हम लोग चेस कर रहे होते हैं तो नीचे तक बैट्समैन को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टार्टिंग के 2-3 प्लेयर ही बना लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको फॉर्मूला में पुट कर दें कि बैट्समैन का एवरेज जो है दैट इज़ टोटल रन स्कोर्ड अपॉन टोटल मैचेस प्लेड, तो जो नीचे की तरफ बैट्समैन वो खेला नहीं लेकिन फिर भी उसका एवरेज कम होता हुआ चले जाएगा। इसलिए जब भी बैट्समैन का एवरेज निकलता है तो वो हमेशा निकलेगा कि उसने कितने रन्स बनाए हैं, लेकिन उतने रन्स बनाने के लिए उसने कितने इनिंग्स खेले, ना कि मैचेस।
और यहीं से एक फॉर्मूला और बन जाएगा टोटल रन्स का, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। उसके लिए हम लोग को ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। मतलब सपोज कर लो उसने n इनिंग्स खेले हैं मल्टीप्लाइड विथ जो भी उसका एवरेज, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन करते समय भी किया था, तो ये काम यहाँ पे भी हम लोगों को करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है, बस इतना है कि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बैट्समैन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें तुमको जो भी करना है बैट्समैन के साथ में करना है। तो आई विल जस्ट मेक यू डू 2 to 3 क्वेश्चन। उसमें यही 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, जो कि अगर आना होगा तो इन्हीं में से आएगा, नहीं तो वो हो सकता है बैट्समैन एवरेज का क्वेश्चन ही ना दे। तो बैट्समैन एवरेज के ऊपर में एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स। एक बैट्समैन है जिसने 87 रन्स बनाए इन हिज 17th इनिंग्स। बैट्समैन ने 17th इनिंग्स में 87 रन्स बनाए एंड हीज एवरेज इंक्रीजेज बाय 3। मतलब उसने जब अपने 17th इनिंग्स में 87 रन्स बनाए तो उसका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया, उसका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया बाय 3। तो अभी क्वेश्चन है फाइंड हीज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बार तुम लोग ट्राई करो। अगर पहले कर चुके हो तो कोई बात नहीं, जस्ट सी वेदर यू हैव रिमेंबर्ड इट और नॉट। लेकिन जिसने नहीं किया है उसके लिए तो बिल्कुल नया है। तो क्वेश्चन यही है कि एक बैट्समैन ने अपने 17th इनिंग्स में 87 रन्स बनाए, तो जो उसका एवरेज पहले था वो उससे 3 ज़्यादा हो गया। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज़ हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स। थर्टी 9। तुमने पहले किया हुआ था या अभी करके बताया मुझे? मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जिन्होंने किया हुआ है। तो हैव यू डन इट अर्लियर? मतलब किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके यार, तुमने अभी कर लिया, ठीक है, कोई सुन। चलो तो एक बार देख लेंगे सब लोग, जो लोग नहीं किए हैं एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो, फिर दूसरा वाला भी अपने आप ही कर लेना। तो इसमें हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि इट्स बैट्समैन का जो एवरेज है वो एक्स बार है टिल 16 इनिंग्स। जब तक उसने 16 इनिंग्स खेले हैं उसका एवरेज है एक्स बार। अब उसने 17th इनिंग्स खेला तो उसका जो एवरेज है वो 3 ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया? एक्स बार प्लस 3। अब ये दोनों ही फॉर्मूला में जो चीज़ मिसिंग है मैं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल रन्स स्कोर्ड। यहाँ पे भी टोटल रन्स स्कोर्ड। तो पहले वाले केस में जो तुम्हारा टोटल रन स्कोर्ड होगा वो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 16x बार, और दूसरे वाले फॉर्मूला से जो तुम्हारा टोटल रन स्कोर्ड होगा वो हो जाएगा 17 इंटू एक्स बार प्लस 3। अब खुद सोचो कि 16 इनिंग्स खेलने के बाद उसका जो टोटल रन स्कोर्ड है वो 16x बार है, और 17 इनिंग्स खेलने के बाद वही टोटल रन स्कोर्ड हो जाता है 17x बार प्लस 3। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने 17th इनिंग्स में 87 रन बनाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 17 इंटू एक्स बार प्लस 3 माइनस 16x बार, और इसको स्ट्रेट अवे इक्वेट कर देंगे 87 के साथ। अब तुमको बस यहाँ से क्या करना है, एक्स बार की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, और जो भी एक्स बार निकल के आएगा वो तुम्हारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा एक्स बार तुमने एज्यूम किया था हीज एवरेज टिल 16 इनिंग्स। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स। तो हम लोग को जो भी फाइनल आंसर आएगा एक्स बार के लिए उसमें प्लस 3 करना पड़ेगा। इसके आगे की कहानी तुम लोग खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये तुमने ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ से आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 36। तो अगर 16 इनिंग्स तक का या बिफोर 17th इनिंग्स तक का पूछा होता तो यही आंसर होता, लेकिन उसने पूछा है आफ्टर 17th इनिंग्स। तो आफ्टर 17th इनिंग्स निकालने के लिए तुमको इस वैल्यू में 3 ऐड करना पड़ेगा, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 39। अब ये समझ में आ गया सबको? तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसी तरह का, सो दैट जो भी है अगर दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बताओ ये समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? हाँ चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिख लो। इसमें दिया हुआ है कि एक बैट्समैन है, उसका कुछ एवरेज है फॉर 10 इनिंग्स। ये नहीं बताया कितना है, बट कुछ एवरेज है इस बैट्समैन का फॉर 10 इनिंग्स। अब उसने अपने 11th इनिंग्स में बनाया है 108 रन्स। अपने 11th इनिंग्स का स्कोर है उसका 108 रन्स, और इससे क्या हुआ, उसका जो एवरेज है दैट इंक्रीजेज बाय 6। तो तुमको बताना है व्हाट इज द
न्यू एवरेज ऑफ दिस बैट्समैन। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या, फिर इसी में एक और वेराइटी देखेंगे। फोर्टी एट बोल दो तो ज़्यादा सही रहेगा सब लोग, क्योंकि 42 मेरे ख्याल से तुम लोगों ने निकाला है 10 इनिंग्स तक के लिए, 42+6 करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा स्टार्ट करते हैं। 10 इनिंग्स तक के लिए एक्स बार मान के टोटल रन स्कोर हो गया 10 एक्स बार। अब उसने 11th इनिंग्स खेला और उसका एवरेज 6 ज़्यादा हो गया, तो ये टोटल रन स्कोर हो गया 11 इंटू एक्स बार प्लस 6। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली 11 इंटू एक्स बार प्लस 6 इज़ मोर देन 10 एक्स बार, तो इसके डिफरेंस को इक्वेट कर दो 108 के साथ। ना सॉल्व इट, जैसा सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो यही नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर बना देगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 42। लेकिन हम लोग को निकालना है न्यू एवरेज। न्यू एवरेज का मतलब है 6 ज़्यादा करके लिखना है, तो 42+6 ये आंसर हो गया तुम्हारा 48। अब इसमें थोड़ा वेराइटी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर में है, बैट्समैन के ऊपर में ही है, बट उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग। क्वेश्चन है कि एक बैट्समैन है जिसने 40 इनिंग्स खेले हैं और इस बैट्समैन का जो एवरेज है वो है 50 रन्स का। मतलब बैट्समैन प्लेड 40 इनिंग्स विथ एन एवरेज ऑफ 50 रन्स। अब उसका जो हाईएस्ट स्कोर है थ्रू आउट 40 इनिंग्स, उसका जो हाईएस्ट स्कोर है दैट इज मोर देन हीज लोएस्ट स्कोर। उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 172 रन्स ज़्यादा है। मीन्स देर इज अ डिफरेंस ऑफ 172 रन्स बिटवीन हिज हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट स्कोर। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर मैं उसके हाईएस्ट इनिंग्स और लोएस्ट इनिंग्स को हटा देता हूँ, एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो उसके रिमेनिंग 38 इनिंग्स का जो एवरेज होगा दैट इज इक्वल्स टू 48। तो तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ इस प्लेयर का हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर कितना कितना था। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि एक बैट्समैन है जिसके 40 इनिंग्स में एवरेज स्कोर है 50 रन्स का, और उसका जो हाईएस्ट स्कोर है दैट इज मोर देन हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन्स। और अगर हम लोग इन दो इनिंग्स को हटा देते हैं उसके पारी में से, तो जो उसके रिमेनिंग 38 इनिंग्स का एवरेज होगा वो 48 होगा। तो तुमको ये बताना है कि इस बैट्समैन का हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर रेस्पेक्टिवली कितना कितना होगा। वन 174 इज हिज हाईएस्ट स्कोर एंड 2 इज हिज लोएस्ट स्कोर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं एक बार। बाकी लोग को सेम आ रहा है, सबको समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हारा इतना तो सबको पता चल रहा है कि 2000 तो हम लोग लिखने वाले हैं, क्योंकि उस बैट्समैन ने 40 इनिंग्स में जो एवरेज मेंटेन किया है वो 50 का किया हुआ है, तो 2000 हो गया उसका टोटल रन स्कोर टिल नाउ। अब इसमें से हमने क्या किया, उसके लोएस्ट स्कोर को कंसीडर कर लिया एक्स, तो उसका जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो उससे 172 ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा x प्लस 172। एक्स इज़ द लोएस्ट एंड x प्लस 172 इज़ द हाईएस्ट। और इन दो इनिंग्स को जब हम लोग उसके टोटल रन्स में से माइनस करेंगे, तो जो उसके 48 इनिंग्स हैं उसका एवरेज रिमेनिंग 38 इनिंग्स हैं उसका एवरेज बन रहा है 48। दैट मीन्स इट शुड बी इक्वेटेड विथ 48 इंटू 38। ये कैलकुलेशन तुम लोगों ने कर लिया होगा। व्हाट इज 48 इंटू 38, कितना आया तुम लोग का?
1824। बस इतना ही है, कैलकुलेशन के नाम पे इतना ही है। अब इस इक्वेशन से तुमको सॉल्व करना है फॉर योर एक्स, और वो सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आ गया तुम्हारे सामने। तो जब तुम एक्स सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 2। तो एक्स मिल गया तुम्हारा, लोएस्ट स्कोर के लिए तुमने एक्स माना था तो वो 2 हो गया, और हाईएस्ट जो है वो उससे 172 ज़्यादा है, 172 ज़्यादा है, तो फिर ये हो जाएगा 174। यही किया है तुम लोगों ने या कुछ अलग आया है तुम लोगों का? यही आया ना? ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लूंगा मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैट्समैन का एवरेज है, फोर्थ क्वेश्चन होगा, इस बैट्समैन ने 10 इनिंग्स खेले हैं और उसका एवरेज है 32। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स, मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स, जिससे कि उसका एवरेज इंक्रीजेज बाय 4। मतलब 10 इनिंग्स तक उसने एवरेज मेंटेन किया है अपना 32। अब उसने नेक्स्ट मैच खेला, नेक्स्ट इनिंग्स खेली, तो हाउ मच मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स, जिससे कि उसका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा बाय 4। यस, 76 बन रहा है इसका आंसर। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 इनिंग्स तक अगर उसने अपना एवरेज 32 का रखा है, तो 10 इनिंग्स तक इसका स्कोर जो है वो 320 है। और क्वेश्चन चाह रहा है कि जब वो अपना 11वां इनिंग्स खेले तो उसका एवरेज 4 ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है 36 हो जाए। तो 36 इंटू 11 हो जाएगा द रन स्कोर्ड बाई हिम आफ्टर प्लेइंग 11th इनिंग्स। तो 36 इंटू 11 करने पे आ रहा है 396। आप सोचो अगर 320 से उसको 396 पहुंचना है 11वें इनिंग्स में, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसने रन बनाया हो 76 बनाया होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आराम से तुम लोग हैंडल कर लोगे, क्योंकि बैट्समैन एवरेज पे वैसे भी कोई खास क्वेश्चन देखा नहीं गया, और आया भी है तो यही सब क्वेश्चन आया। तो आई डोंट थिंक देर इज़ मच नीड टू पुट मोर फोकस, मतलब हो सकता है तुमको एक भी क्वेश्चन भी ना मिले, तो ऑलरेडी वी हैव डन 4 क्वेश्चंस, तो उससे ज़्यादा तुमको इस बैट्समैन एवरेज के लिए करने की जरूरत नहीं। और बॉलर्स एवरेज पे तो रेयरली ही क्वेश्चन मिलता है, बट फिर भी लेट मी मेक यू डू, क्योंकि उसका फॉर्मूला तुमको देना बहुत ज़रूरी है। तो बॉलर्स एवरेज जब निकालोगे तो वो निकालते समय तुम्हारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है टोटल रन्स गिवन बाय द बॉलर अपॉन टोटल विकेट्स टेकन। अब यहाँ पे ये सब मत लिखना, टोटल ओवर्स थ्रोन, ये सब नहीं होता है। जब भी बॉलर का एवरेज निकालोगे तो वो सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक कि उसने बॉलर ने कितना रन दिया है और बदले में कितना विकेट लिया है। ना दैट डिसाइड्स द एवरेज फॉर बॉलर। वहाँ पे हम लोग ये नहीं कि टोटल रन्स गिवन अपॉन टोटल ओवर्स या टोटल बॉल्स थ्रोन या ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। तो यहाँ से तुम फिर एक फॉर्मूला बना सकता है कि टोटल रन्स गिवन बाय द बॉलर जो होगा, अगर मैं बॉलर्स एवरेज को एक्स बार से डिनोट कर लूँ और टोटल विकेट्स टेकन को एन से, तो टोटल रन्स गिवन बाय द बॉलर टिल अ पार्टिकुलर नंबर ऑफ मैचेज इज एन एक्स बार। बस इसको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन करते समय हम लोग को कई बार ज़रूरत पड़ती है। इस पर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। तो लेट मी गिव यू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज तुमको दिया हुआ है 12.4। ये बॉलर का एवरेज है, और ये एवरेज कब है? लास्ट इनिंग्स या लास्ट मैच खेलने से पहले तक का। अब उसने अपना लास्ट मैच खेला और इस मैच में उसने टोटल दिए 26 रन्स फॉर 5 विकेट्स। उसने अपने लास्ट मैच में 26 रन्स दिए और बदले में 5 विकेट्स लिया, लेकिन इससे उस बॉलर का जो एवरेज है वो बढ़ा नहीं, वो कम हो गया, एंड इट डिक्रीजेज बाय 0.4। मतलब अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉलर का जिसका एवरेज था, बॉलिंग एवरेज 12.4, उसने जब अपना लास्ट मैच खेला तो उसमें उसने 26 रन्स दिए और बदले में 5 विकेट्स लिए, और इससे उस बॉलर का जो एवरेज है वो डिक्रीज हो गया बाय 0.4।
और क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच। टिल द लास्ट मैच इस बॉलर के द्वारा लिए हुए टोटल नंबर ऑफ विकेट्स को तुमको फाइंड आउट करना है टिल द लास्ट मैच। अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। 12.4 लास्ट मैच खेलने के बाद था। नहीं 12.4 लास्ट मैच खेलने से पहले तक का बॉलिंग एवरेज, ठीक है ना। एटी 85 ओके, ठीक है मेरे ख्याल से ठीक है। बस एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है टिल द लास्ट मैच, एक होता है टिल द लास्ट मैच, एक होता है आफ्टर द लास्ट मैच। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है एक छोटा सा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में लास्ट में +5 भी करते हैं, एंड से 90, तो वो गलत हो जाएगा। तो टिल द लास्ट मैच का मतलब है लास्ट मैच खेलने से पहले तक, एंड आफ्टर द लास्ट मैच अगर पूछा होता तो लास्ट मैच खेलने के बाद, तब तुमको ये जो 5 विकेट उसने लिए वो भी ऐड करना पड़ता। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग के सामने है। हम लोग ये मान लेते हैं कि इस बॉलर ने लास्ट मैच तक n विकेट्स लिए हैं और उसका बॉलिंग एवरेज जो है वो 12.4 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, टोटल रन्स गिवन बाय दिस बॉलर विल बी इक्वल्स टू 12.4 n। अब उसने लास्ट मैच खेला, अब इस लास्ट मैच में उसने ले लिया 5 विकेट और, लेकिन इससे क्या हुआ, उसका बॉलिंग एवरेज 0.4 कम हो गया। तो अब अगर उसका मैं टोटल रन्स गिवन देखूंगा तो वो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड विथ n+5। तो 12.4 इंटू एन जो है दैट इज द टोटल रन्स गिवन बाय द बॉलर बिफोर प्लेइंग द लास्ट मैच या टिल द लास्ट मैच यू कैन से, और आफ्टर द लास्ट मैच उसका टोटल रन्स गिवन कितना हो गया 12 इंटू n+5। और ये जो डिफरेंस आया है ये इसलिए आया है क्योंकि उसने लास्ट मैच में टोटल रन्स दिए हैं 26। तो ये तुम्हारा इक्वेशन फ्रेम हो गया 12 इंटू n+5 माइनस 12.4 n इज इक्वल्स टू 26। अब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी तुम्हारी 85, और ये जो n तुम निकाल रहे हो दैट इज टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, ये कब तक का है, इट इज टिल द लास्ट मैच। अगर क्वेश्चन दिया होता या पूछा होता क्वेश्चन में कि आफ्टर द लास्ट मैच उसके टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने होंगे, तब जाके तुमको इस n में +5 करना होता और तब ये हो जाता 85 + 5 दैट इज 90। बट ये तब जब वो आफ्टर द लास्ट मैच पूछता, लास्ट मैच खेलने के बाद तक। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो टिल द लास्ट मैच है, लास्ट मैच खेलने तक, तो वो आंसर होगा 85। ये डिफरेंस समझ में आया तुम लोग को? 85 और 90 वाला जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया? क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, बस इसको समझ के रखना, नहीं तो फिर वहाँ एग्जाम में गड़बड़ होगी। चलो अब ये हो गया। अब हम लोगों ने थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने हैं जो मैंने बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि एवरेज में होता क्या है कि एवरेज के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तुमसे, बट वही है कि एट द मोमेंट अगर स्ट्राइक नहीं किया तो वो गड़बड़ भी कर सकता है। तो लास्ट वेराइटी जो इसकी रहेगी वो मिसलेनियस क्वेश्चंस की रहेगी, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन एवरेज। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक सैम्पल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 9 पर्सन्स वेंट टू अ होटल, 9 पर्सन्स होटल में जाते हैं फॉर टेकिंग देयर मील्स, और उनमें से 8 ऑफ देम स्पेंट ₹12 ईच ऑन देयर मील्स। क्वेश्चन अभी तक क्या कह रहा है कि 9 आदमी एक होटल में खाना खाने जाते हैं और उनमें से 8 अपने अपने खाने में ₹12 ईच खर्च करते हैं खाने पे, और जो 9th पर्सन है ही स्पेंट ₹8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। मतलब 9th जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा खाता है, और वो कितना ज़्यादा खाता है, वो ₹8 ज़्यादा खाता है, ₹8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9।
अब ये क्वेश्चन को बस इतना ही अगर तुम्हें समझ में आया तो बहुत है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 9 ऑफ देम, व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल 9 ऑफ देम। मैं क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। 9 पर्सन्स एक होटल में खाना खाने जाते हैं, जिसमें से 8 पर्सन्स अपने अपने खाना में 12 रुपये खर्च करते हैं ईच, और जो 9th पर्सन है ही स्पेंड ₹8 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। और तुम्हें बताना है कि व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल 9 ऑफ देम, ये तुमको बताना है। वन 116 थोड़ा सा गलत हो रहा है, बस ठीक कर लो उसको, क्योंकि 116 ऑप्शन में ज़रूर होगा, है भी। आप बताओ सही वाला 100। हाँ, अब ये सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि बस थोड़ा सा ही 1 रुपये का डिफरेंस है, तुम बोले सर 1 ही रुपये का डिफरेंस है, भाई आंसर तो आंसर है, गलत हो जाएगा ना। अब देखो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ सबने 96 तो एक बार में ही लिख दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जो 8 बंदे हैं वो हर कोई अपने अपने 12 रुपये खर्च कर रहा है, तो 8 × 12 96 रुपीज़ तो खर्च कर दिया इन 8 बंदों ने। 9th वाले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ही स्पेंड ₹8 मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 को लेट कर लेते हैं x बार। तो जो तुम्हारा 9th पर्सन है वो क्या कर रहा है, x बार प्लस 8 खर्च कर रहा है अपने खाने पे। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये पूरा का पूरा हो गया बिल। ये बिल किसका है, पूरे 9 बंदों का है, तो ये इक्वेट हो जाएगा 9x बार के साथ, क्योंकि x बार क्या है तुम्हारा एवरेज एक्सपेंडिचर, और कितने बंदे हैं, 9 हैं, तो टोटल बिल जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9 × x बार। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको सबसे पहले मिलेगा x बार की वैल्यू, और वो x बार क्या है, दैट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 9 ऑफ देम। तो तुमको वहाँ पे क्या करना है, सीधा x बार की जो भी वैल्यू आएगी उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। एक सेकंड, नो इफेक्ट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी देख लो इसको जल्दी से, पहले इसको सॉल्व करके देख लो। यहाँ से x बार की वैल्यू आ जाएगी 13, और तुमको टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 9 ऑफ देम देखना है, तो टोटल मनी हो जाएगा 9 × 13 दैट इज 117। पहले तो बताओ सही से समझ में आ गया है या मुझे रिपीट करना पड़ेगा, एक बार जस्ट सी दिस क्वेश्चन। हाँ 12 कैसे आ गया, देखो सामने देखो, 96 तो 8 आदमी लोग के खाने का बिल हो गया, क्योंकि वो 12-12 रुपये दे के खा रहे हैं, और जो 9th पर्सन है वो क्या कर रहा है, ही इज स्पेंडिंग ₹8 मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। तो मैंने स्टार्टिंग में ही एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 को ले लिया था x बार, तो उससे 8 रुपये ज़्यादा दे के खाना खा रहा है 9th पर्सन। ये जो खाना है ना ये सिर्फ 9th पर्सन का है, तभी तो टोटल बिल बना ना, ये 8 बंदों का और ये 9th पर्सन का, तो टोटल बिल कितना हो गया, 9 × x बार। तो इसको तुम कैलकुलेट करके यहाँ से आ गया, x बार का वैल्यू आ गया, लेकिन x बार पूछा नहीं है उसने, तुमसे ये नहीं पूछा है व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9, दैट कैन बी ऑल्सो ए क्वेश्चन, लेकिन उसने तुमसे क्या पूछा है कि व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 9 ऑफ देम। तो x बार को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 117 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं, पहले देख लो अच्छी तरह से, ठीक है, इसको क्लियर कर लो, मतलब इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसलिए कह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि देयर इज अ हॉस्टल जिसमें 35 स्टूडेंट्स रहते हैं। एक हॉस्टल है जिसमें 35 स्टूडेंट्स रहते हैं, और मेस तुम लोगों को पता होगा जहाँ पे खाना बनता है, तो मेस में ही खाना खाते हैं ये 35 स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि 7 न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं,
और जब 7 न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं, माने एडमिशन ले लेते हैं, तो तुम्हारा जो मेस का एक्सपेंसेस है, मेस का एक्सपेंसेस वो इंक्रीज हो जाता है बाय ₹42 पर डे। लेकिन एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, यहाँ पे एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड का मतलब है कि हर बच्चे को हम जितना खाना देते थे एक दिन में, वो कम हो जाता है बाई ₹1 पर डे। बस इस चीज़ को थोड़ा समझना कि मेस का खर्चा तो ₹42 बढ़ रहा है, लेकिन हर बच्चे को जो खाना मिल रहा था उस पर ₹1 कम हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? बिकॉज 7 न्यू बच्चे आ गए। तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, मतलब जब 35 स्टूडेंट थे तो मेस का ओवरऑल खर्चा कितना आता था। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको सोचो कैसे करना है, क्या करना है। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन वंस, स्पेशल क्वेश्चन है, करो जरा। चार सौ बीस, हाँ ये देख लेना। 420 जो लाए हो उसको किस तरह से लाना है, क्या है, इसमें एक पूरा कंसेप्ट है क्वेश्चन के अंदर में, तो वो एग्जैक्टली क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाएंगे एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस का। किसी भी हॉस्टल में जो मेस का खर्चा होता है या एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस होता है, वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, और ये तुम लोग भी बता सकता है कि वो किन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रह रहे हैं, मल्टीप्लाइड विथ एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड कह लो या पर स्टूडेंट कह लो। पर हेड मतलब हर स्टूडेंट का एक ही हेड होगा ना, तो इसलिए पर हेड बोल रहा है, अदरवाइज पर स्टूडेंट भी कह सकता था वो। तो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। पहला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड विथ एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड। तो इनिशियली हॉस्टल में 35 बच्चे रहते थे। हम लोग लेट कर लेते हैं कि हर किसी के ऊपर X रुपीज़ खर्च होता था, तो ये तुम्हारा बन गया ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस बिफोर द एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स, ये है 35X। अब क्या हुआ कि हॉस्टल में 7 और बच्चे आ गए, और जब हॉस्टल में 7 और बच्चे आ गए तो ऑब्वियस सी बात है ये हो गया 42। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड जो है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज्ड बाई ₹1 पर डे। तो यहाँ पे तुमको इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से, क्योंकि तुम्हारा जो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड X रुपीज़ था वो ₹1 कम हो गया। एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड ₹1 कम हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा न्यू एक्सपेंडिचर बनेगा वो बनेगा 42 इंटू एक्स माइनस 1। लेकिन पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा करने पे जो मेस का एक्सपेंसेस है वो 42 रुपीज़ बढ़ गया है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि 35X ज़्यादा होगा या 42 इंटू एक्स माइनस 1 ज़्यादा होगा, क्योंकि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 35X है, न्यू एक्सपेंडिचर 42 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो ज़्यादा कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? सेकेंड वाला। तो उसको पहले लिख लो, यहाँ पे लिख लो 42 इंटू एक्स माइनस 1, और इसको माइनस करते हैं 35X, और इसको इक्वेट कर देते हैं 42 के साथ। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन, इसको सॉल्व करके देख लेना, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 12। अब ये वैल्यू मिल जाने के बाद ये एक्चुअली किस चीज़ का आंसर आया है? एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड का। तो अगर तुमको ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो इसको उठा के 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही तुम ये काम करेगा तुमको ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मिलेगा। 35 इंटू 12 करके देख लेना, वो आएगा 420। और अगर मान लो वो तुमको पूछ रहा होता कि व्हाट इज़ द न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, तब तुमको और कुछ नहीं करना है, सीधा इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते, तब आंसर हो जाता, इसी में ऐड कर दो 42 और, तो आंसर हो जाता 482। ये समझ में आ गया पूरा अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया? इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हैं। कल भी हमने ऐसे एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था, अभी आज 2 क्वेश्चन और किए हैं, अभी 1-2 और करवाऊंगा। तो इज़ इट क्लियर और नॉट? क्योंकि हर ये क्वेश्चन जो अभी कर रहे हो ना, ये सब बहुत
अलग अलग क्या बोलूँगा, ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें एग्जाम हॉल में क्योंकि इसका कोई वेराइटी नहीं है। हाँ 42 इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है स्टार्टिंग में ही कि मेस का एक्सपेंसेस जो है वो 7 न्यू बच्चों के आने से ₹42 पर डे बढ़ चुका है। और ये जो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं ये एक्सपेंडिचर का ही तो लिख रहे हैं ना, कि बच्चों के आने की वजह से नया कितना बना 42x-1। बच्चे जब नहीं आए थे तब एक्सपेंडिचर कितना था 35x। तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल ओनली शो यू हाउ मच द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस हैज़ इंक्रीज्ड, इसलिए उसको इक्वेट कर दिया 42 के साथ में। आ रहे समझ में आ गया? क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से अब ये चैप्टर तुम्हारे पकड़ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुमको कह रहा है कि एक टाउन है, टाउन में फर्स्ट 4 डेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट 4 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। एक टाउन में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, या यू कैन से द एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 4 डेज इज 58 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह है अगर ध्यान से देखो तो। 58 और 60 पे क्या हालत होगा पता नहीं। अब क्वेश्चन तुमको एक और चीज़ दे रहा है कि फर्स्ट डे और फिफ्थ डे का टेम्परेचर का जो रेशियो है वो है 7/8। फर्स्ट डे और फिफ्थ डे के टेम्परेचर का रेशियो है 7/8, और तुमको बताना है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर या व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन फिफ्थ डे। टेम्परेचर ऑन फिफ्थ डे कितना होगा ये बताना है। अबे ये क्वेश्चन में इतना टाइम कैसे लग गया तुम लोग को? ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या हो गया इस क्वेश्चन में? क्या ऐसा हो गया जो नहीं समझ में आ रहा? हाँ हाँ करो करो करो, 1 मिनट ही दूंगा और 64। यस 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 ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने स्टार्टिंग में कुछ हिंट तुम लोगों को दे भी दिया था, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐसे करके लिख दिया था। तो तुमको सिर्फ यहाँ पे ये करना था कि 58 को 4 से मल्टीप्लाई करके पहले 4 दिन का टोटल टेम्परेचर निकाल लो, जो कि मल्टीप्लाई करने पे तुमको देगा 232। मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ डे का टेम्परेचर अगर मुझे एवरेज पता है तो हो जाएगा 58 इंटू 4 दैट इज़ 232। और फिर यहाँ पे लिखो सेकंड थर्ड फोर्थ और यहाँ पे लिख दो फिफ्थ। इनका एवरेज टेम्परेचर 60 है तो 60 इंटू 4 हो गया 240। अब हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डेज हमें नहीं चाहिए वो ऐसे ही गायब हो जाएगा। और यहाँ माइनस करने पे एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, लेकिन वो हम लोग बाद में देख लेंगे। फर्स्ट डे माइनस फिफ्थ डे के टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया -8। और इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने तुमको क्या किया कि फर्स्ट डे और फिफ्थ डे के टेम्परेचर का रेशियो दे दिया। और रेशियो जब भी दिया होता है हम लोग उसको 7x 8x लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 8। अब तुमको क्या चाहिए? फर्स्ट डे का चाहिए तो इस x का वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट कर दो। अगर फिफ्थ डे का पूछा है तो यहाँ पुट कर दो। वैसे पूछा क्या है? फिफ्थ डे का पूछा है तो ये हो जाएगा 8x। x तुम्हारा 8 था तो 8 इंटू 8 64 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर।
इज इट क्लियर और नॉट क्लियर बता दो पहले, क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं, हमने पहले किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। क्लियर है ना? चलो 2 क्वेश्चन और दूंगा, अगला ले लो। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एक स्टूडेंट का एग्जाम में एवरेज मार्क्स बनता है 63। क्वेश्चन तुमको ये नहीं बता रहा है कि उस एग्ज़ाम में टोटल पेपर्स कितने थे, बट उसने तुमको ये बता दिया कि स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर या एवरेज मार्क्स है वो 63 है। बाद में उस बच्चे को ये पता चलता है कि अगर उसको 20 मार्क्स और आ जाते उसके ज्योग्राफी के पेपर में और 2 नंबर और आ जाते हिस्ट्री के पेपर में, मतलब अभी वो सोच रहा है, अभी आए नहीं है, उस बोल रहा है कि अगर मेरे 20 नंबर और आ जाते ज्योग्राफी के पेपर में और 2 नंबर और आ जाते हिस्ट्री के पेपर में, तो मेरा एवरेज हो जाता 65 का। ये सोच रहा है, वो सपना है उसका, अभी हुआ नहीं है। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है, हाउ मेनी पेपर्स वेयर देयर इन द एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में टोटल पेपर्स कितने थे? हाउ मेनी पेपर्स वेयर देयर इन एग्ज़ाम। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या आंसर? 11 है। कर भी लिए, क्या किया बताओ, तुम ही बता दो चलो। या उसको और भी इजी कर लो। देखो सबसे पहली चीज़ है कि टोटल नंबर ऑफ पेपर्स तो मुझे पता नहीं है, तो हम लोग उसको ले लेते हैं n। अब जिस बच्चे का एवरेज स्कोर 63 था, तो उसका जो टोटल मार्क्स बना होगा इन n पेपर दैट इज 63n। और इसी बच्चे का अगर एवरेज मैंने कर दिया 65, तो उसका टोटल नंबर ऑफ पेपर्स अगर n था तो उसका टोटल मार्क्स हो जाएगा 65n। और इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ नथिंग बट कि जो वो सोच रहा है कि अगर उसके 20 नंबर और आ जाते ज्योग्राफी में और 2 नंबर और आ जाते हिस्ट्री में, तो इसका मतलब 22 के इक्वेट कर देंगे। तो ये बन गया तुम्हारा 2n इज इक्वल्स टू 22, तो n हो गया 11। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि एवरेज मार्क्स का मतलब क्या होता है। एवरेज मार्क्स होता है कि तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितना है उससे तो डिवाइड करोगे ही करोगे, और फिर तुम्हारा जो जो भी स्कोर्स बन रहा है, जो जो सब्जेक्ट्स में जो भी स्कोर बन रहा है उसको, तो टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स इनटू n। तो दैट इज़ द फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा कि टोटल स्कोर तुम कितना स्कोर किया है और टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितना उस। तो मैंने इस क्वेश्चन में पहले ही क्या कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ पेपर्स को n मान लिया। अब उस बच्चे का अगर एवरेज मार्क्स पहले 63 था, तो उसका जो टोटल स्कोर बना होगा वो बना होगा 63n। आप सपोज कर लो उसने रीचेकिंग के लिए डाला, उसके 20 नंबर और आ गए ज्योग्राफी के पेपर में, 2 नंबर और आ गए हिस्ट्री के पेपर में, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो एवरेज है वो तो बढ़ गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेपर्स तो उतना ही है। तो अब उसका टोटल स्कोर क्या हो गया 65n। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने 22 नंबर्स का इंक्रीमेंट लिया है। तो 65n माइनस 63n इज इक्वल्स टू 22 करके n इक्वल्स टू 11। और जो तुम कह रहे हो वो भी वही कह रहे हो, बट उसको थोड़ा दूसरे तरीके से कह रहे हो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर भी तुम्हारा सही है। ये समझ में आ गया तुम लोगों को क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। इस क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है, तुम्हारे पास 4 नंबर है। जो पहला नंबर है, 4 नंबर को लेट कर लो ए बी सी डी। तो जो पहला नंबर है दैट इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड। दूसरा नंबर जो है दैट इज 1/3 ऑफ द थर्ड। और थर्ड नंबर जो है दैट इज 5 टाइम्स द फोर्थ। और इन सारे नंबर का एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी ये तुमको दिया हुआ है 24.75। एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी इज 24.75। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और कितना है? लार्जेस्ट की वैल्यू बतानी है, मतलब सिर्फ ये नहीं बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑल्सो।
सी होगा तो उसकी वैल्यू बतानी है एक्चुअली 45 ओके ठीक है फाइन। तो देखो सी इसलिए पता चल जाएगा हम लोग को क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से डेटा को देखें तो ए बोल रहा है 2b के इक्वल है, बी c/3 है और सी को क्या बोल रहा है 5 टाइम्स ऑफ डी है। तो कहीं ना कहीं एक हिंट मिलता है कि हाँ सी मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। अब अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि सी लार्जेस्ट है तो सीधा क्या करो, एक तो पहला इक्वेशन बनाओ। अगर मुझे चारों नंबर का एवरेज पता है 24.75 तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल बी इक्वल्स टू द सम और उसमें 24.75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन गया 99। तुम्हारा एक इक्वेशन रेडी हो गया। अब तुमने क्या डिसाइड किया कि सी सबसे बड़ा है तो हम लोग सी को प्रेफरेंस देंगे और सारी वैल्यूज़ को सी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है, सी को बिल्कुल मत छेड़ो। डी के जगह अगर सी 5d है तो डी के जगह आएगा c/5। बी क्या है c/3 तो वो तो तुमको डायरेक्टली मिल गया c/3। और a क्या है दैट इज ट्वाइस ऑफ b। b c/3 है और a ट्वाइस ऑफ b है तो ये बन जाएगा 2c/3 और ये सब हमने कन्वर्ट कर लिया इसको c के टर्म्स में क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया था कि c सबसे लार्जेस्ट है और c की ही वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब ये इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना और यहाँ से आंसर निकालना जो कि बहुत ही सिंपल है। एलसीएम 15 हो गया, 5 से करेंगे 10c, यहाँ भी 5 से करेंगे 5c, यहाँ 15 से करेंगे 15c, यहाँ 3 से करेंगे 3c। अब सबको ऐड कर लो 33 बन रहा है। 33c अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 99। 33 इसको कट कर देगा 3 में और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 3, c आ गया 45। एक बार c की वैल्यू मिली तो हम लोग सारा निकाल सकते हैं यहाँ से, तो चलो सारा ही निकाल लेते हैं। अब तुम ही लोग बताओ c अगर 45 है तो d कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। d हो जाएगा 9 और अगर b निकाल रहे हैं तो b निकाल रहे हैं तो b कितना हो जाएगा, c 45 है तो b कितना हो जाएगा, b c/3 तो b हो गया 15। राइट और रॉन्ग। और a जो है वो 2 टाइम्स ऑफ b है तो a का वैल्यू 30 हो जाएगा। और एक बार चेक भी कर लो कि इनका सम क्या बन रहा है, 45 15 60 प्लस 30 90 90 प्लस 9 99। यही हमने पहले स्टार्ट किया था 99 से। और एवरेज निकालोगे तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे आ जाएगा 24.75। ठीक है, बस अब इससे ज़्यादा मत कुछ करो। एक चीज़ और याद रखना है, इसमें मैंने शायद एक स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि उस पर कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आया तो उसको ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास में कुछ वैल्यूज़ है और उनका एवरेज दिया हुआ है तुमको x बार और तुमने हर वैल्यू में क्या किया, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया तो तुम्हारा एवरेज भी उसी वैल्यू से ऐड हो जाएगा। माइनस के लिए भी ट्रू है, इनटू के लिए भी ट्रू है, डिवाइड के लिए भी ट्रू है। मतलब अगर तुम्हारे पास में कुछ वैल्यूज़ हैं और उसमें तुमने कुछ एक कांस्टेंट ऐड कर दिया तो जो पहले एवरेज था उसमें भी वो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। यही बताया था मैंने तुम लोग को या नहीं बताया था, एक बार याद दिलाना। बताया तो था शायद, बताया था ना फिर स्टार्टिंग है प्रॉपर्टी। उसमें कई बार जैसे एक क्वेश्चन मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है बट वो इतना सिली सा क्वेश्चन है, तुम आराम से बता देगा। जैसे उसमें दिया हुआ है कि 10 नंबर का एवरेज है 7 और उसने क्या किया, हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ न्यू एवरेज कितना होगा, बोलो कितना होगा। अगर 10 नंबर्स का एवरेज है 7 और तुमने हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू एवरेज क्या निकलेगा, अबे क्या बोल रहा है। 10 नंबर का एवरेज दिया है ना 7 और अगर तुम हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो तुम्हारा जो एवरेज इनिशियली है वो भी तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ 12 टाइम्स 7 तो 84 होगा। हाँ तो बस तो वही अभी तो 84 हो जाएगा 12 इंटू 7 8। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन और दिखाई देता हूँ फिर इसके ऊपर में। तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 4 वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू 20 और तुमने क्या किया, हर वैल्यू के साथ में एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया। हर वैल्यू के साथ में एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया और इससे तुम्हारा एवरेज जो है वो हो गया 22। अब बताओ कि c क्या है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो एकदम से आ जाते हैं कई बार। 2 खत्म, हाँ 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम्हारे पास में एवरेज ऑफ 19 वैल्यूज़ है 4। 19 वैल्यूज़ का एवरेज दिया है 4। अब तुमने क्या किया, एक वैल्यू 1 वैल्यू जो कि है 24 उसको तुमने इनके साथ में ऐड कर दिया। तो बताओ व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। मतलब पहले 19 वैल्यूज़ का एवरेज था 4, तुमने एक वैल्यू और ऐड कर दिया 24, तो जो तुम्हारा न्यू एवरेज होगा वो कितने का होगा।
कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, 19 वैल्यूज़ का एवरेज 4 है, मतलब इसका जो सम होगा क्या वो 76 नहीं हो जाएगा? 19 वैल्यूज़ का एवरेज 4 है तो इसका मतलब है कि जो सम ऑफ 19 वैल्यूज़ होगा वो 76 हो जाएगा। अब तुम क्या कर रहे हो, एक और वैल्यू इसमें ऐड कर रहे हो 24, तो अब जो तुम्हारा सम है वो 100 हो गया। और जो पहले 19 वैल्यूज़ था, अब अगर तुमने एक वैल्यू और ऐड कर दिया तो टोटल वैल्यूज़ हो गए 20। तो अब अगर तुम न्यू एवरेज निकाल रहा है तो 100/20 आंसर हो जाएगा 5। हाँ, ये छोटो मोटो क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मेरे ख्याल से अभी भी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, या नहीं आया अभी भी? क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, कल बात करेंगे। ठीक है, चलो। या चलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट।